Hello, students. So, we are going to talk about the chapter number 2, that is biological classification. Okay. So, in the previous chapter, we have talked about the ki terms and ki tools related with the classification, and the definition of classification. What is it? So, classification is the process of categorization and division of the different organisms और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि भाई इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं बाय द क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन दियर की कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर डिफरेंसेस। ओके, उनके डिफरेंस के बेसिस पे या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाइड देम एंड वी कैन स्टडी देम इजीली। ओके, सो इन दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब यहाँ पे ये बताने वाला है कि हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि हमने क्लासिफिकेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या टर्म्स होने चाहिए, क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई दिस फर्स्ट पैराग्राफ कि भाई स्टार्टिंग से ही जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, सो ह्यूमंस ने जो है अब सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले ही मतलब सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के जस्ट बाद तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम पीरियड में जो था लोगों ने बहुत भाई ह्यूमंस आर क्यूरियस इन नेचर कि भाई हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बात हुई थी कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम इनको कैसे पढ़ें। उस टाइम लोगों के मन में भी ये ख्याल आया होगा। ठीक है, सो कुछ लोगों ने था जो कुछ आपके वहाँ कुछ जो आप वो होते हैं फिलोसोफर वगैरह या कुछ साइंटिस्ट उस टाइम के लोगों ने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि उनके माइंड में ये बात आएगी कि हम क्लासिफिकेशन के थ्रू ही ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स इज टू स्टडी इज नॉट टू इजी टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ क्राइटेरिया, यानी कि उस टाइम के लोगों ने क्या किया कि उस जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उनके एक्सटर्नल फीचर्स पे, उनके मॉर्फोलॉजी के बेस्ड, ठीक है, जो दिख रहा था उसको बेस बना के उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज अटेम्प्ट इज बाय द एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल साइंटिस्ट, तो कि एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एरिस्टोटल जो है आपके बायोलॉजी फादर है, वेरी वेल, एरिस्टोटल। ठीक है, तो एक तो ये आपके बायोलॉजी के फादर हैं, दूसरे जूलॉजी के। मेनली भाई बायोलॉजी की स्टार्टिंग भी इन्होंने की थी, सो मेनली जो है इन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, तो ये जूलॉजी के भी फादर हो जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी प्लस जूलॉजी, फादर मतलब जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट किया। सो बायोलॉजी के फादर भी थे और जूलॉजी के भी फादर भी थे। दूसरी चीज़ कि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया था, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था उनका वो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो प्लांट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया था, जितने सारे प्लांट्स हम देख रहे हैं उन्होंने उसको क्लासीफाई किया इन ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आज भी हम यही चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट दिख रहे थे उनको उन्होंने जो छोटे छोटे थे उनको हर्ब्स बोल दिया। ठीक है, जो थोड़ा सा घने थे, जिनमें थोड़ा सा जो झाड़ियों वाले थे उनसे थोड़ा सा ऊंचे थे, उनको श्रब्स बोल दिया, एंड जो बड़े बड़े थे उनको ट्रीज बोल दिया। तो ये जो थ्री क्लासीफाई किया था प्लांट्स को, सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था। दूसरा इन्होंने जो था, बाद में भाई और भी क्लासिफिकेशन हुए, ये नहीं हम कह सकते कि भाई हम सिर्फ देख के ही प्लांट को क्लासीफाई करें। आगे इनके ड्रॉबैक थे, भाई इनकी कमियों को दूर किया गया, दूसरे साइंटिस्ट आए तो थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था, प्लांट के बारे में स्टडी की थी, तो उन्होंने प्लांट के बारे में और भी बातें बताई। ठीक है, थियोफ्रास्टस है ना, सॉरी, तो ये तो आपके थियोफ्रास्टस थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, मैं लिख देती हूँ थियोफ्रास्टस, एंड ही वाज द, क्यों नहीं हो रहा, ओके, एंड ही इज द फादर ऑफ बॉटनी आल्सो। ठीक है, बॉटनी के फादर भी हैं ये। तो थियोफ्रास्टस ने आगे चल के इसके बारे में बताया। एंड दूसरी चीज़ की एरिस्टोटल ने जो था प्लांट को तो इस तरह से कैटेगराइज कर दिया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, एंड एनिमल्स को उन्होंने कैटेगराइज किया जो एनिमल्स दिख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड। ठीक है, जिसमें रेड ब्लड था उसको एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है,
जिनमें आपका रेड ब्लड नहीं था उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, सो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन था वो उन्होंने रेड ब्लड के प्रेजेंस पे किया था। ठीक है, समथिंग शायद उनका नाम आपका इनाइमा और एनाइमा करके था। ठीक है, ई नाइमा एंड ए नाइमा, इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया था कि इनाइमा में जो था जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको इनाइमा, जिनमें नहीं प्रेजेंट है उनको ए नाइमा। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्लासिफाई किया था। ओके, बट ये इतना आपका वैलिड नहीं था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, या फिर जो भी साइंटिस्ट, और भी हिस्ट्री हम कह सकते हैं, लेकिन इतनी लॉन्ग हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना है। जो साइंटिस्ट ने उस टाइम डिस्कवर किया था, यानी कि एरिस्टोटल ने जो भी डिस्कवर किया था कि भाई इस तरह से क्लासिफाई किया था, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता आगे चल के। इसको ये कहा गया कि भाई उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के बात की थी। ठीक है, हम सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है, अब जिनमें रेड ब्लड है उनको एक कैटेगरी में रख दिया। जिनमें रेड ब्लड था उनमें भी तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनमें कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ चलने वाले हैं, कुछ आपके वाटर में रहने वाले हैं। तो हम कैसे एक ही कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिजम्स को रख सकते हैं? ठीक है, सो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं रहा। बाद में क्या हुआ, आपके जो साइंटिस्ट थे दैट वाज लीनियस। ठीक है, so Linnaeus time a two kingdom system classification with plantae and animalia। तो लीनियस ने क्या किया था, उन्होंने ही जो था अब क्लासिफिकेशन को हम उनको फादर भी कहते हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया था कि दो किंगडम बना दिया था। ठीक है, दो किंगडम बनाया। जो प्लांट, जितने सारे प्लांट थे उनको प्लांटे में डाल दिया, और जो एनिमल्स थे, जितने सारे एनिमल्स थे, कोई भी एनिमल्स, ठीक है, उनको रख दिया था एनिमेलिया में। ठीक है, so kingdom was developed that included all plants and animals respectively। so this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। तो ये तो बना तो दिया था इन्होंने, बट फिर भी इनमें भाई उन्होंने भी जो किया था वो सिर्फ जो था कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स किए थे, और उनमें एक कैरेक्टर ये भी था कि उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के किया था। ठीक है, बट इन सिस्टम का जो था उसका ये ड्रॉबैक था कि उन्होंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को नहीं बताया। ठीक है, यू नो कि व्हाट आर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अब एनिमल्स में भी भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया। भाई आज तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अलग पढ़ते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनको ऐसे देख ही नहीं सकते। सो उसको भी क्या किया था उन्होंने, एक ही ग्रुप में एनिमल्स में डाल दिया। या अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया, उसको एल्गी को एक ग्रुप में डाल दिया। कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि बिल्कुल प्लांट जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको प्लांट में डाल दिया। क्यों डाल दिया? तो ये सारी कुछ कमियां थी उनमें। तो यहाँ पे हम लिस्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वॉज दैट की he didn't distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। second was कि उन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया था। एंड नेक्स्ट थिंग इसकी फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, जिसकी बात की थी कि जो प्लांट जैसे थे तो बट प्लांट नहीं थे एक्चुअली में, जो कि फंगी हम जिनको बोलते हैं, आज हम उनको अलग पढ़ते हैं, उसको भी उन्होंने प्लांट में डाल दिया था। ठीक है, तो ये सारी कुछ कमियां थी। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। तो इसमें पढ़ना तो आसान था जो उनका क्लासिफिकेशन था टू किंगडम, बट हम क्या कर सकते हैं, जितने सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे वो दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि अभी बात की कि फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, उनको भाई एनिमल्स में ही डाल दिया। प्लांट जैसे दिखने वाले फंगी को भी प्लांट में डाल दिया। क्यों डाल दिया? तो ये सारी चीज़ें थी जो उनका ड्रॉबैक था। सो हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम was found inadequate। काफी दिनों तक इस चीज को पढ़ा गया, बट बाद में इसको inadequate माना गया। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics। अब क्या किया है कि हमें यहाँ पे कुछ अलग कैटेगरीज, कुछ दूसरे कैटेगरीज लेना था जिसको बेस बना के क्लासिफाई करना था। तो अब वो कैटेगरीज क्या थी, ये ध्यान देना था। बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये ध्यान दे के क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, लाइक सेल स्ट्रक्चर देखना है पहले कि भाई सेल स्ट्रक्चर की यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। नेचर ऑफ वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो था, क्योंकि प्लांट में यू नो कि सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स हैज नो सेल वॉल। तो वो उसमें क्या था कि भाई ऐसे तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट और एनिमल को, बट जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी
उनको एक कैटेगरी में डाल तो दिया, बट आपको पता है बैक्टीरिया सेल जो होती है, ठीक है, उनमें भी सेल वॉल है एंड फंगी में भी सेल वॉल है, बट देयर केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट। एंड प्लांट में तो खैर है ही, ठीक है। सो इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट देयर केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट बिकॉज प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, एंड बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लूकोसामिन, ठीक है, ग्लूकोसामिन। सो ये अलग इनका नेचर था, केमिकल नेचर इनका डिफरेंट था, बट फिर भी इनको प्लांट वाले कैटेगरी में डाला गया था। सो ये एक हमने बेस ले लिया, ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने लिया ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, सेप्रोट्रॉफिक हैं एंड पैरासाइटिक हैं। तो थोड़ा जो भाई हर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका अलग मोड होता है न्यूट्रिशन का, अलग अलग तरीके से फूड को एक्वायर करते हैं। तो ये भी आपका एक बेस बन गया। दूसरा हैबिटेट कि वेदर दे लिव इन वाटर, ऑन लैंड, इन एयर, कहाँ रहते हैं, इन एवरीवेयर। सो अलग अलग जो उनका हैबिटेट है वो भी ध्यान में रखा गया कि वो रहते कहाँ पे मोस्टली, उसको भी बेस बनाना था। नेक्स्ट था कि मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, किसी में एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन हो रहा, मोस्टली जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपका जो अपर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट एक और चीज थी इसमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा भी जोड़ दिया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यही ऐड किया गया था बाद में जो क्लासिफिकेशन किया गया उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ऐड किया गया। व्हाट वाज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक बात याद रखिए, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक, ठीक है, रिलेशनशिप। इवोल्यूशन को हम बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक, ओके, फाइलोजेनेटिक। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो था इसका मतलब ये है कि उनकी शुरुआत क्या थी और वो स्टार्ट कैसे हुए थे। लाइक अगर हम बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर ओनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो सबसे पहले आए होंगे ना अर्थ पे, हैं, जो सिंगल सेल्ड है वो सबसे पहले अर्थ पे आए, क्योंकि सबसे पहले एक सेल ही पैदा हुई थी, उसके बाद आप उस सेल से 2-4 सेल्स बनी, देन आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स फॉर्म हुए, देन उसके बाद आपके हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एंड अदर और एनिमल्स फॉर्म हुए। सो जो फर्स्ट जो आपकी सेल थी दैट वाज बैक्टीरियल सेल, तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन जब भी करेंगे तो जो बैक्टीरियल सेल होती है, जो बैक्टीरिया होती है उनको सबसे पहले रखना है। उसके बाद उनके डेवलपमेंट के बाद जो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए उनको रखना है, ठीक है। सो ये था आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी शुरुआत कैसे हुई है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसी को यूज करके जो था आज का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नाउ क्या हुआ कि द क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, okay, now see here, the classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time. So एरिस्टोटल से लीनियस, देन लीनियस के बाद जो आज हम पढ़ते हैं इन योर भाई क्लास 9 था, आपने पढ़ा होगा RH विटेकर क्लासिफिकेशन। सो उसने टाइम तक बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने चेंज किए, सबके ड्रॉबैक्स थे, सबके ड्रॉबैक्स को पूरा किया गया, फिर नया क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो लास्टली जो था आपका ये वाला क्लासिफिकेशन बना जिसमें आपके 5 किंगडम थे, ठीक है। तो द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट, तो वो भाई प्लांट और एनिमल किंगडम तो कांस्टेंट हो गया था under all different system. The understanding of what groups या organisms to be included under these kingdoms have been changing. So इसी दोनों kingdoms में जो अलग अलग organisms को include कर दिया गया था उन्हीं को अलग करना था, ठीक है। So the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. So अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग चीज़ें खोजी तो फिर नई चीज़ पैदा हुई। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या था हमारा नया क्लासिफिकेशन। ओके, दैट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखिए अब यहाँ पे प्लांटिन एनिमेलिया को सबसे लास्ट में रखा गया, उससे पहले जो भी थे, यानी कि इसके अंदर उन ऑर्गेन्स को इंक्लूड किया गया था जो इनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, तो उनको पहले रखा गया। अब हम देखते हैं, हम अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि RH विटेकर 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay,
सो लास्टली क्या हुआ कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर दिया, जिसकी नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने जो नाम रखा था वो बिल्कुल एक हिस्ट्री दर्शा रहा है, ठीक है, एक हिस्ट्री को शो कर रहा है कि मोनेरा, कि मोनेरंस इंक्लूडेड, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड नेम लिख देती हूँ, तो मोनेरंस इंक्लूडेड बैक्टीरियाज, ठीक है, जितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मोनेरंस में आएंगे, यानी कि बैक्टीरिया का परिवार मोनेरंस है। ओके, ना प्रोटिस्ट, सो प्रोटिस्ट में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट वो क्या होते हैं आपके, यूकैरियोट हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर। फंगी आपके जो हैं उसमें भी जो ये तो यूनिसेलुलर है, फंगी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मल्टी सेल हो जाएंगे। नाउ प्लांटी में कि सारे प्लांट हैं, ठीक है, प्लांटी फॉर प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एनिमेलिया फॉर एनिमल्स, ठीक है। सो ये एक तरह से आपकी हिस्ट्री को शो कर रहा है कि सबसे पहले बैक्टीरियल सेल अर्थ पे आई, ठीक है, अब हम यहाँ पे बना देते हैं। इस चीज़ में था आपका हर एक चीज़ को पूरा करने की कोशिश की, जो भी कमियाँ जिन जिन और साइंटिस्ट के और क्लासिफिकेशन में भाई निकली थी, उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश की गई है इस 5 किंग क्लासिफिकेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज थे, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। नाउ ओके, चलिए हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ। ओके, यहाँ पे दिया हुआ 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि 3 डोमेन बन जाता है, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby 6 kingdom classification, ठीक है। You will learn about this system in detail at, अच्छा ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि भाई आर.एच. व्हिटेकर, भाई चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ आती है वो बदलती रहती है, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ आती है, जैसे कि पहले छोटा मोबाइल आया था, उसके अंदर कैमरा नहीं था, बाद में भाई लोगों ने और दिमाग लगाया, उसी मोबाइल में कैमरा लगा दिया। उसके बाद फिर ऐसा मोबाइल आने लगा जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, उसके अंदर हम पढ़ भी सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आर.एच. व्हिटेकर का जो आपका क्लासिफिकेशन था, हमें तो लगता है कि भाई इसमें सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी जो था, जो आगे साइंटिस्ट ने स्टडी की, तो उन्होंने क्या किया कि जो मोनेरंस है, ठीक है, बैक्टीरिया का, उसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उस तरह से आपका 6 किंगडम बन गया, ठीक है। या कि एक पुराने बैक्टीरिया और एक नए बैक्टीरिया में डिवाइड किया था, शायद ऐसे ही कुछ था, बट डिटेल आपको पढ़ना है हायर क्लासेस में, अगर आप इस चीज़ के बारे में और स्टडी करना चाहते हो तो। सो उन्होंने क्या किया कि जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया था, उसको आपका एक डोमेन, यानी कि 3 डोमेन का मतलब ये है कि अब किंगडम से भी बड़ा होता है डोमेन, ठीक है। तो वैसे किंगडम भी बहुत बड़ा है, लेकिन किंगडम से भी बहुत बड़ा होता है डोमेन। सो सारे जो आपके यूकैरियोट वाले ऑर्गेनिजम्स थे, उनको एक डोमेन में रख दिया, यानी कि 4 किंगडम्स को एक डोमेन में रख दिया, ठीक है। और मोनेरा जो एक किंगडम था, इसको आपको रख दिया एक पुराने वाला बैक्टीरिया, जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, और एक नया वाला बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से 3 डोमेन बन गए। ओके, अंडरस्टैंड। वैसे पढ़ना है आपको हायर क्लासेस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट by 5 kingdom classification. So let us look at this 5 kingdom classification to understand this issue and consideration that influence the classification system. Okay, so यहाँ पे हम बात करते हैं the character that are unified. Okay, चलिए हम इसको इसी ग्रुप में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में हम देख लेते हैं। So characteristics of 5 kingdom, that was Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो क्राइटेरिया क्या लिया गया था, कैरेक्टर्स क्या लिए गए थे, ये थे आपके सारे। सेल टाइप, कैसी सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेल टाइप का मतलब ये हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर है तो भाई केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बेस पे हम इनको अलग अलग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी कि मोनेरंस जो थे, उनमें क्या होते हैं आपके
सारे बैक्टीरियाज। सो मोनोरल्स इंक्लूडेड बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड बैक्टीरियाज आर की प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल उनकी कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि सेलुलोज वाला कोई कंपोजिशन नहीं होगा। होगा क्या, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड, ये दोनों मिला के बनाते हैं ग्लूकोसामीन, ठीक है। ग्लूकोसामीन, यहाँ पे जगह नहीं है बट मैं बता देती हूँ। ग्लूकोसामीन, ग्लूको मतलब हो जाता है थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड, और अमीन का मतलब हो जाएगा एमिनो एसिड। सो ये आपके होते हैं पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड के बने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाई प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट होगा, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, यानी कि सिर्फ सेल ही होती है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर्फ एक सेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा कि ऑटोट्रॉफिक होंगे और आपका हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे। ऑटोट्रॉफिक कैसे होंगे कि ये आपके कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल से अपना फूड जो है वो फॉर्म करते हैं, और कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा नाम तो एल्गा है बट ये आपके बैक्टीरिया आते हैं जिनको साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। जब हम अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें हमने पढ़ना है कि साइनो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपका लाइट के प्रेजेंस में फूड बना सकते हैं, तो उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं, ओके। एंड और ज्यादातर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉफिक होने, यानी सेप्रोफाइटिक, जो आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं। नाउ प्रोटिस्टा, ठीक है। सो प्रोटिस्टा जो है आपके, ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक सेल के ही बने होंगे बट इनका सेल टाइप अलग होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनके अंदर ट्रू सेल होगी, ठीक है। दूसरी चीज की प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल ज्यादातर में नहीं होगी, कुछ कुछ में होगी बट मोस्टली नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाई यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रेजेंट होगी। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल भाई यूनिसेलुलर है तो सेल ही होगी सिर्फ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों होगा। ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि युगलीना, ठीक है। युगलीना, युगलीना इज अ प्रोटिस्ट, सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। उसके अंदर क्या होते हैं कि ये इस तरह से फ्लैजिला निकला होगा, इसके अंदर आपके बने होते हैं, सॉरी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो जब लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो अपना फूड बना लेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, यूग्लिना हम पढ़ सकते हैं, ओके। ना फंगी, ठीक है। फंगी क्या होते हैं आपके, ये आपके ऑल्सो यूकैरियोटिक, ठीक है। सिर्फ मोनेरन्स को छोड़ के जितने सारे उसके बाद किंगडम है उन सब में यूकैरियोटिक सेल होगी। सेल टाइप क्या आएगा, यूकैरियोटिक। सेल वॉल क्या होगी, यूनो की भाई काइटिन की बनी होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक सेल नहीं होंगे, इनके अंदर बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं, तो ये मल्टी सेलुलर भी होंगे, ठीक है। दूसरे की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, ठीक है। नाउ मोस्टली यानी कि पूरे के पूरे जो फंगी होते हैं सब है हेटरोट्रॉफिक होंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक, यानी कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड अदर फूड, ठीक है। दूसरे चीजों पर ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए। नाउ प्लांटिंग, यू नो कि प्लांटिंग गुड ऑल प्लांट्स, फंगी को हम कह सकते हैं नन ग्रीन प्लांट, ठीक है। नन ग्रीन प्लांट, बट ये फूड नहीं बना सकते, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होंगे, दूसरे मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से फूड ऑब्टेन करते हैं, ओके। सो प्लांटिंग में हमने बात की कि आपके यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है, वेरी वेल नोन, सेलुलोज की बनी होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट है एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी होगा, यानी कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होना नहीं होगा शायद। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा का पूरा ऑटोट्रॉफिक, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स, सेल टाइप यूकैरियोटिक, सेल वॉल नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ये जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम है जिसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा का पूरा हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि पूरे के पूरे एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड होंगे फूड के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का एक पूरा आपका एक ओवरव्यू था, हमने देख लिया, ओके। नाउ यहाँ पे आपका दिया हुआ है
कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में over time an attempt has been made to evolve classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship, ठीक है। In this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया है एक ओवरव्यू, हमें अलग अलग पढ़ना है, तो हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की नेक्स्ट वीडियो में, ओके।